गगन सर के पास चलते हैं। देखिए, टैक्स को लेकर लगातार लोग जानना चाहते हैं क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, लेकिन जिस तरीके के भी बदलाव हैं वो उनकी जेब पर कैसे असर डालेंगे। गगन सर, अगर सबसे पहले अब आपसे समझना चाहें, टीसीएस को लेकर सर क्या प्रोविजन किया गया है, किस तरीके के मायने हैं उसके, कैसे उसे एक आम जनता जो है वो समझे। जी, कुछ साल पहले आपको ध्यान होगा कि एक फ्लड गेट सा खुल गया था कि बहुत से लोग बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे और टूरिज्म काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कई अपने भाषणों में बोला कि आप कम से कम अपने देश में एक टूरिस्ट स्पॉट को जरूर विजिट कीजिए। और अगर आपको ध्यान आएगा कि जो अभी कुंभ हुआ हमारे यहाँ और उसमें जिस तरीके की जनता उमड़ के आई और उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ कि जहां अयोध्या में राम मंदिर में पुजारियों को कहना पड़ा कि कृपया अब अयोध्या मत आइए क्योंकि हम इतना क्राउड नहीं हैंडल कर सकते। तो वो एक जो ऑब्जेक्टिव था डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने का, वो कुछ हद तक अचीव हो गया। उसके अलावा जो फॉरेन यूनिवर्सिटी का क्रेज था गिफ्ट सिटी में, और उसके अलावा पिछले कई आई थिंक कुछ दो एक साल में बहुत से फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया में ही खुल गए हैं। तो इन सब की वजह से जो 2 साल पहले एक थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए स्टेप लिया गया था, जिसमें टीसीएस बहुत बढ़ा दिया गया था इन फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए, तो उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। तो एक तो ये है। दूसरे, अगर इस बजट को, जैसा एक इंप्रेशन आ रहा है कि आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं निकला, अगर आप इसको देखें तो ये बजट जिस समय आया है, भारत सरकार बार बार बोल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हम माने या ना माने एक वर्ल्ड वॉर चल रहा है जिसे ट्रेड वर्ल्ड वॉर बोला जा सकता है। अब इस ट्रेड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का देखें तो उसमें आइडेंटिफाई करा गया है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे काबू में नहीं है। और करंट अकाउंट डेफिसिट को कुछ हद तक अगर हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो सर्विसेज तो हमारा नेट एक्सपोर्ट है, लेकिन गुड्स में हम नेट इंपोर्टर हैं। और इसको एड्रेस करने के लिए हमें, अगर आप ध्यान दें, एनर्जी सेक्टर को ग्लोबली अमेरिका ने जब पेट्रोल को डॉलर से लिंक कर दिया तो हमारे को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने का रास्ता निकाल लिया, जिसमें ऑयल को कंट्रोल कर दिया। अब एनर्जी की नीड अगर हम देखें पिछले कुछ वर्षों में तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कुछ हद तक ड्रॉप हुआ है। और जितना प्रमोशन सोलर एनर्जी की तरफ हुआ और लेटली अब अगर हम देखें एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो रेयर अर्थ मटेरियल की तरफ जाता दिख रहा है। तो हम एक तरफ पेट्रोल एनर्जी से हम कुछ अपनी निर्भरता कम कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी रेयर अर्थ पे हमारी निर्भरता बढ़ने वाली दिख रही है। अब इसीलिए इस बजट में अगर आपने नोटिस किया होगा तो माइनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करा। सर, विदेशी आय घोषित करने को लेकर इस बार टैक्स में क्या कुछ बदलाव करे गए हैं और उनका जो फायदा है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचता हुआ दिखेगा? जी, एक इशू आ रहा था कि जो क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट कर लिए हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आ रही थी कि किसी ने यूएस में या यूके में जब वो जॉब कर रहे थे तो उनको कुछ ईसॉप के तहत कुछ शेयर्स मिल गए थे, या कुछ बच्चे जो पढ़ने गए थे और उन्होंने वहां पे अपना बैंक अकाउंट खोला था तो वहां पे उनका कुछ पैसा अभी भी पड़ा हुआ है जो वो रिपोर्ट करना रह गया था। तो जब ब्लैक मनी एक्ट आया था तो उस समय एक 6 महीने की विंडो दी गई थी कि साहब आपकी जो भी फॉरेन एसेट्स हैं वो आप डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद कुछ, क्योंकि कई लोगों के अमाउंट इतने छोटे थे कि उनके ध्यान में ही नहीं आए, और अब जब वो नोटिस आने लगे तो एक अननेसेसरी का लिटिगेशन बढ़ गया। और वो लिटिगेशन ऐसा है कि जिसमें रेवेन्यू को कोई बहुत अचीवमेंट नहीं होने वाला है,
लेकिन एक आम आदमी घबरा जाता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है और ये बोला जाता है कि आपकी बेनामी प्रॉपर्टी पाई गई है, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये एक रिलैक्सेशन फिर से दिया गया है कि आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप दोबारा से डिस्क्लोज कर दीजिए और जो थोड़ा बहुत टैक्स देना है वो डिस्क्लोज करके खत्म कर दीजिए। तो इसमें तो यही है। बाकी कस्टम ड्यूटी बहुत चीज़ों पे कम करी है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पे, और जो मेडिसिन बहुत सारी हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को वहां पे भी आपको रिलीफ मिलता दिखेगा। अभी आपको ध्यान हो, कुछ एक दिन पहले एक हादसा हुआ था कि किसी लेडी ने रोहित शर्मा को एयरपोर्ट पे पकड़ने की कोशिश करी थी, एंड हर अपील वाज कि मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है और मेरे को दवाई बहुत महंगी पड़ती है, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो मेरे को किसी तरह से या तो सपोर्ट मिल जाए या गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन चली जाए। तो मुझे नहीं पता कि वो किस बीमारी के लिए था या वो दवाई क्या है, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां जो दवाइयां हैं रेयर डिसीजेस से रिलेटेड, वो अभी इंडिया में फ्रीली अवेलेबल नहीं है और वो ऑर्डर पे ही आती है। डिडक्शन सर्टिफिकेट को लेकर भी बातचीत करना चाह रहे थे, बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था। ऑनलाइन सर अब मिलने का प्रावधान कर दिया जाएगा, जैसा कि आज बजट में कहा गया, नील डिडक्शन सर्टिफिकेट क्या है सर, किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा लोगों को? जी, तो पहले प्रोसीजर ये था कि आप अप्लाई कीजिए और फिर असेसिंग ऑफिसर के आगे जाकर के हियरिंग करना होता था। तो अब इसे भी एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही हिसाब समझें तो ऑटोमेटिक कर दिया है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, एप्लीकेशन आपकी या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। तो दैट वे फेसलेस की तरफ ही एक और स्टेप है, फेसलेस जो इंटरेक्शन होता है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोविज़न अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे ऑफेंसेस जो क्रिमिनल थे उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, इन द सेंस कि उनकी या तो पनिशमेंट का टर्म घटा दिया है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट से घटा करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया है। जहाँ कहीं 7 साल की जेल का प्रावधान था वो अब 2 साल तक का हो गया है, और उसमें भी कुछ केसेस में सिर्फ फाइन दे करके बात हो सकती है ख़त्म, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन एज सच नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर हम लेगेसी इश्यूज़ की बात करें तो कुछ एक डिस्प्यूट चल रहे थे, बहुत आपने भी शायद कवर करे होंगे कि असेसमेंट अगर रीअसेसमेंट शुरू हुई है तो उसका नोटिस किसने इशू करा है। और ये डिस्प्यूट आया कि जब कोविड के बाद इमीडिएटली कि जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने इशू करना था या फेसलेस असेसिंग ऑफिसर ने इशू करना था। ये मैटर बहुत सारे हाई कोर्ट में डिफरेंट व्यूज़ लेते गए और फाइनली अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड करके उसको भी डिस्प्यूट को सेटल कर दिया है। और सिमिलरली ट्रांसफर प्राइसिंग का डिस्प्यूट था कि कितने टाइम में असेसमेंट कंप्लीट होनी है, तो वो भी एक मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उस पर भी अब फैसला लेकर के वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट कर दिया। तो बॉटम लाइन ये है कि जितने प्रोसीजरल इश्यूज थे जो कहीं ना कहीं फिजूल का लिटिगेशन क्रिएट कर रहे थे, वो सब इश्यूज को एड्रेस करके क्लोज कर दिया है। उसके अलावा फॉरेन एडवाइजर्स जो अगर गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे आते हैं एडवाइस करने, तो उनका इशू था कि वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, तो उसमें एक छूट दे दी है। तो आइडिया ये है कि भाई अगर आप हमारे यहाँ किसी प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं तो उसमें हम आपको टैक्स का इतना तंग नहीं करेंगे। तो जी, और सिंगल विंडो क्लियरेंस काफ़ी कर दी हैं। जी 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 कंप्लीट कर लीजिए सर एक लाइन में, तो क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। जी सर कंप्लीट कर लीजिए। जी, और कॉर्पोरेट टैक्स के पर्सपेक्टिव से एक मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का डिबेट चल रहा था, ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम। तो वो अब फाइनली गवर्नमेंट ने पुश करा है कि भाई आप सब लोग न्यू रिजीम में ही आइए, जी, और जिनका पुराना मैट क्रेडिट पड़ा है उनको वो नए रिजीम में मिल जाएगा।